हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल KCJM NGO। दोस्तों मैं आज लेकर के आया हूं एक नया वीडियो, हाउ टू फिल फॉर्म नंबर 10A। फॉर्म नंबर 10A क्या है? आप लोगों को पता ही होगा, फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 जो सेक्शंस थे 12A, 12AA, 35AC, 80G, 1023AC, ये सारे इनवैलिड हो चुके हैं और इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को जिनके पास ये रजिस्ट्रेशंस थे उनको अंडर सेक्शन 12AB के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना है। सेक्शन 12AB का जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए फॉर्म नंबर 10A लाइव हो चुका है। तो आज हम उसी की प्रोसीजर लाइव देखेंगे, क्या क्या फिलअप करना है। लास्ट ईयर मैंने एक वेबिनार भी किया था, उसका वीडियो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर लिंक है। उसमें हमने यही चीज़ें देखी थी कि कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे फिलअप करना है। हालांकि उसमें कुछ चेंजेस है जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे फिलअप करना है, क्या इंफॉर्मेशन देनी है जब आप अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा रहे हैं या रीवैलिडेट करवा रहे हैं। सेक्शन 12A एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन था इनकम टैक्स एक्ट में, जिससे इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलता था चैरिटेबल एक्टिविटीज के ऊपर। इसी तरह से हॉस्पिटल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट को 1023AC मिल रहा था, रिसर्च इंस्टीट्यूट को 35AC में एग्जम्पशन मिल रहा था। ये सारे एग्जम्पशंस अभी तक मिल रहे थे और वो बहुत ही ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में चल रहे थे, मतलब कि गवर्नमेंट के या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उसका कोई डेटाबेस नहीं था ताकि पता चले कि कितने जेन्युइन है, कितने ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टिल वर्किंग, आउट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशंस कितने डॉर्मेंट हो चुके हैं, इनऑपरेटिव हो चुके हैं। और इसीलिए फाइनेंस एक्ट 2020 में ये डिसाइड किया था गवर्नमेंट ने कि एक नया सेक्शन 12AB लेकर के आए और सारे लोगों को रीवैलिडेट रिन्यूअल करवाए ये सारे टैक्स एग्जम्पशंस, और एक URN जनरेट हो, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। हर ऑर्गेनाइजेशंस को ये फॉर्म भरने के बाद अपने अपने सेक्शंस के तहत एक URN जनरेट होगा और उससे एक इनकम टैक्स पोर्टल पे डेटाबेस बन जाएगा, सो दैट एनीबडी कैन सर्च एंड फाइंड आउट वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज जेन्युइन और नॉट। तो दोस्तों इसका टाइमलाइन है 38 जून 2021 तक का, मतलब कि आपको अब अप्लाई कर देना चाहिए। फॉर्म लाइव हो चुका है, 38 जून 2021 तक आप उसको रिवैलिडेशन या रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद वो ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू करेगा पर्टिकुलर फॉर्मेट में, पर्टिकुलर फॉर्म जिसका दिया है, और आपको एक URN यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करके देगा। और आप 12A जो आपका टैक्स एग्जम्पशन है वो अब कन्वर्ट होके 12AB हो जाएगा। दोस्तों 80G के लिए भी कोई सेपरेट फॉर्म नहीं है, यही फॉर्म फिलअप करना है। तो ये बताया जा रहा है कि इस फॉर्म नंबर 10A जिसका प्रोसीजर हम अभी देखेंगे फॉर सेक्शन 12A रजिस्ट्रेशन के लिए या 12AB रजिस्ट्रेशन के लिए, उसी फॉर्म को फिर से फिलअप करना है। सिर्फ और सिर्फ सेक्शन डिफरेंट सिलेक्ट करना है और बाकी की इंफॉर्मेशन वही देनी है, फिर से वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मतलब कि एक ही फॉर्म आपको 2 बार फिलअप करना है, एक 12A के लिए या 12AB के लिए और सेकेंड 80G के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए तो देखते हैं कि पूरा प्रोसीजर क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेशन देना है और कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लॉगिन करना है इनकम टैक्स इंडिया की जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पर जाना है। यहाँ पर लॉगिन करते हुए आपको अपना पैन कार्ड यूज़र आईडी में और जो पासवर्ड है वो डाल करके लॉगिन करना है। यू शुड लॉगिन विथ योर पासवर्ड। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है देन यू कैन आस्क फॉर द CA, या ये सारा टास्क आप CA को ही बोल सकते हैं करने के लिए। Once you log in, you have to go to e-file and income tax forms, and we have to select form number 10A.
Under the form name, you have to select form number 10A, रजिस्ट्रेशन या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल, इस तरह कुछ लिखा हुआ है। आपको इसी फॉर्म को सिलेक्ट करना है, फॉर्म नंबर 10A। 12A या 12AB ऐसा कुछ नहीं लिखा है, फॉर्म नंबर 10A सिलेक्ट करना है और बाकी की चीजें ऐसे ही रखते हुए कंटिन्यू करना है। जैसे ही पेज ओपन होगा, फर्स्ट थिंग आपको देखने को मिलेगी इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली पढ़ लीजिए दोस्तों। जहाँ पर यहाँ सेक्शंस लिखे हैं वो मैं आपको फॉर्म में बताऊंगा कि कौन सा सेक्शन सेलेक्ट करना है। जो इम्पोर्टेंट है ये थर्ड वन कि ई वेरिफिकेशन, मतलब कि DSC या OTP से वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है इसको सबमिट करने के लिए, जिसके लिए आपके जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है उनके सारे डिटेल्स प्रोफाइल में अपडेटेड होने चाहिए, DSC रजिस्टर्स होने चाहिए। आप फॉर्म को इन बिटवीन सेव भी कर सकते हैं, अदरवाइज वो लिखा हुआ निकल जाता है। स्कैनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि उसको 300 DPI में स्कैन करना है, और अगर वर्नाक्युलर लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्स है तो उसका आपको ट्रांसलेशन भी देना है। उसके बाद आपको जाना है फॉर्म नंबर 10A के ऊपर क्लिक करके, जहां पर फर्स्ट पॉइंट आपकी जनरल इंफॉर्मेशन है, मतलब कि नेम, एड्रेस वगैरह। अगर इस इंफॉर्मेशन में कोई गलती है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेटेड है और काफ़ी कुछ ग्रे आउट किया हुआ है। तो जो आप ऊपर मेन्यू में देख रहे हैं प्रोफाइल सेटिंग, वहाँ पर जा कर के आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस फॉर्म से निकल के प्रोफाइल में जाना होगा, वहाँ पर एड्रेस वगैरह चेंज करना होगा, और उसके बाद वापस यहाँ पर आएंगे फॉर्म में, तो डेफिनेटली आपका चेंज किया हुआ इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है सेक्शन या कोड। आप देख सकते हैं बहुत सारे कोड है फ्रॉम 01 to 19। फर्स्ट 2 कोड है 0102 इज रिगार्डिंग 12A, और 3 से लेके 10 तक है 1023 AC के लिए। अगेन 1112 ATG के लिए है, पर उसके लिए हमें सेपरेट फॉर्म फाइल करना है, और बाकी के जो है वो रिसर्च या यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए है। तो प्राइमरीली जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट 2 कोड है जो नॉर्मल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को लगने वाले हैं, वो है सेक्शन 12A कोड 01 और कोड 11 जो ATG के लिए अप्लाई होना है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, यहाँ पर आपको कोड 2 सिलेक्ट ना हो जाए, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन या रजिस्टर्ड नहीं है, उन लोगों के लिए है। हमारे लिए कोड 1 सिलेक्ट करना है, 01, जो सेक्शन 12A1 AC सब क्लॉज 1 वाला है, मतलब कि जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ये सेक्शन 01 है। पॉइंट नंबर 3 है नेचर ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, चैरिटेबल, रिलीजियस कम चैरिटेबल। तो आपका जिस तरह से नेचर ऑफ एक्टिविटी है उस तरह से आप उसको सिलेक्ट करिए। पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास 4 ऑप्शंस है, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी एंड अदर्स। तो दोस्तों जिन जिन लोगों का ट्रस्ट रजिस्टर्ड है वो ट्रस्ट सेलेक्ट करें। महाराष्ट्र और गुजरात में ट्रस्ट और सोसाइटी साथ में रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, तो आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों का सेक्शन 8 कंपनी है वो कंपनी सिलेक्ट करें, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई अदर एंटिटी में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है लाइक यूनिवर्सिटी एक्ट वगैरह में, उनको अदर सेलेक्ट करना है। पॉइंट नंबर 4A में यस और नो दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपका ट्रस्ट, सोसाइटी या कंपनी किसी इंस्ट्रूमेंट के तहत रजिस्टर हुए हैं। इसमें दोस्तों यस करना है, क्योंकि ट्रस्ट है तो आपका ट्रस्ट डीड होगा जो रजिस्टर होगा। सोसाइटी है तो सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास सोसाइटी MOA या सोसाइटी का डीड रजिस्ट्रेशन होगा। कंपनी है तो MOA ROC में रजिस्टर किया हुआ होगा। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट के लिए पूछा गया है उसमें यस लिखना है। Thereafter in point number B, you have to mention the
date of incorporation or the registration of your trust deed. In point number C, you have to mention the number, incorporation number. तो जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली हो रहा है वहाँ पर तो ये नंबर दिया हुआ होता है। कुछ स्टेट में जहाँ पर कलेक्टर के पास या रजिस्ट्रार के पास सिर्फ ट्रस्ट डीड रजिस्टर होता है, वहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन का नोटरी नंबर या एक जो डीड रजिस्टर हुआ है उसका सीरियल नंबर रहता है, वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको लिखना है पॉइंट नंबर 4D में किस अथॉरिटी ने आपका रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। जैसे कि मैं गुजरात में हूँ तो मैंने चैरिटी कमिश्नर लिखा हुआ है। आपको आपके ट्रस्ट डीड पे देखना होगा, कलेक्टर हो सकते हैं, रजिस्ट्रार हो सकते हैं, बॉम्बे या यहाँ पर चैरिटी कमिश्नर होते हैं। तो आपको उस अथॉरिटी की डिटेल्स पॉइंट नंबर 4D में देनी है। पॉइंट नंबर 5 इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब कि आपके चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये जो इनकम टैक्स की डेफिनेशंस में लिखे हुए लिम्स है वो दिए हुए, रिलीजियस हो गया, रिलीफ ऑफ पुअर हो गया, एजुकेशन हो गया, और जो लास्ट वाला है रेसिडुअल, मतलब के एडवांसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। यहाँ पर आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, आपको अपना मेमोरेंडम, ट्रस्ट डीड या सोसाइटी डीड पढ़ना चाहिए। उसमें आपके ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उसके अलाइनमेंट में यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहिए। अगेन उस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए आपकी जो एक्टिविटीज है उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने चाहिए। अगेन यू कैन सिलेक्ट मोर देन वन ऑब्जेक्टिव्स हियर। पॉइंट नंबर 6 है रिवोकेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस। यहाँ पर पूछा गया है क्या आपके ट्रस्ट डीड में इरिवोकेबल ट्रस्ट है, इस तरह का कोई क्लॉज है या नहीं है। जनरली ट्रस्ट में ये एप्लीकेबल होता है, हालांकि यहाँ पर सिर्फ यस और नो सिलेक्शन है, नॉट एप्लीकेबल सिलेक्शन नहीं है। मतलब कि आपका इवन सेक्शन 8 कंपनी है या सोसाइटी भी है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, मतलब कि हाँ आपके ट्रस्ट डीड में इरिवोकेबिलिटी का क्लॉज लगा हुआ है। पॉइंट नंबर 7 में आपको पूछा जा रहा है अबाउट अदर रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पर ऊपर पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है दर्पण रजिस्ट्रेशन और FCRA रजिस्ट्रेशन। हाउएवर द फॉर्म इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट कर रहा है ताकि जो और इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि स्क्रूटिनी का नोटिस हो गया, 143(1) का नोटिस हो गया, उसको भी यहाँ ऑटोमेटिक पॉपुलेट कर लिया गया है। तो जब आप ओपन करेंगे ये फॉर्म और देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से ही होगी, है ना। तो आपको करना ये है कि आपको सारे 1 2 6 7 8 जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन दिख रहे हो उसको सिलेक्ट करके 1 by 1 यू हैव टू डिलीट इट। आपको उसको डिलीट कर देना है, वो रॉन्गली पॉपुलेट हो रहा है, ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, उस इंफॉर्मेशन को नहीं देना है। यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि हमको क्या इंफॉर्मेशन देनी है अदर रजिस्ट्रेशन के बारे में, दर्पण आईडी का रजिस्ट्रेशन और FCRA रजिस्ट्रेशन। हालांकि मेरी एडवाइस ये है कि आपका पुराने 12A का नंबर भी यहाँ पर आप उसको एक बार डाल दें ताकि आपको 3 इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप करनी है। एक बार ये पूरा जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है उसको डिलीट करने के बाद आपको 3 इंफॉर्मेशन देनी है, आपके 12A की रजिस्ट्रेशन, आपका FCRA रजिस्ट्रेशन और आपका दर्पण रजिस्ट्रेशन। आई थिंक दैट वुड बी इनफ टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर रजिस्ट्रेशन। पॉइंट नंबर 8 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आपका इस तरह का 12A रजिस्ट्रेशन पहले कभी रिजेक्ट हुआ है, इस तरह की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। अगर आपकी रिजेक्ट हुई है तो आपको यहाँ पर यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नो सिलेक्ट करना है। 8B में आपको पूछा गया है कि क्या आप सेक्शन 1021 में एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों का नो आएगा। अगर आप कर रहे हैं तो आपको यस सिलेक्ट करना है।
पॉइंट नंबर 9 में आपको मेंबर्स डिटेल्स फिलअप करने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली मेंशन किया है कि डिटेल्स ऑफ ऑथर, सेटलर, मेंबर्स, ट्रस्टी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, ये सब डिटेल्स देनी है। तो जैसे मेरा यहाँ पर ट्रस्टी था तो मैंने यहाँ ट्रस्टी का नाम लिखा, और आप देख सकते हैं रिलेशन में मतलब कि डिजिग्नेशन लिखना है। यहाँ वो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना है वेदर इट इज अ डायरेक्टर, मेंबर, ट्रस्टी, ऑथोराइज सिग्नेटरी। तो इस तरह से आपको सिलेक्शन करना है। तो आपको डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर आपको फिलअप करने हैं मेंबर्स डिटेल्स या फाउंडर्स डिटेल, सेटलर्स डिटेल, जो भी आपको एप्लीकेबल है वो यहाँ पर आपको फिलअप करने हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि अगर फाउंडर या सेटलर बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो अभी इस दुनिया में नहीं है तो क्या उनके भी डिटेल्स देने हैं? तो नहीं, अगर आपका जो फाउंडर है या ट्रस्टी है या जो सेटलर है वो अगर इस दुनिया में नहीं है तो उनके डिटेल्स नहीं है। अदरवाइज इट इज एडवाइजेबल टू गिव डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर्स। अगर आपका सेक्शन 8 कंपनी है तो आपको डायरेक्टर्स के डिटेल्स भी देने हैं और शेयर होल्डर्स के डिटेल्स भी देने हैं। 5% के अबोव जिसका शेयर होल्डिंग है उसके डिटेल्स भी देने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3rd या 4th कॉलम में परसेंटेज भी उसका मेंशन करना है। चूंकि मेरा ट्रस्ट था तो अभी वो ग्रे आउट दिखा रहा है। आपको पैन, आधार या पासपोर्ट या इस तरह का आईडी प्रूफ का नंबर भी यहाँ पर फिलअप करना है, और बाकी एड्रेस वगैरह यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे ही अगर आपका पैन आप फिलअप करेंगे तो एड्रेस वगैरह ऑटो पॉपुलेट हो जाता है पैन से, तो फिलअप करने की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट में जब सबमिट करेंगे और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन पेंडिंग होगी तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा और एरर दिखाएगा। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपार्ट फ्रॉम ट्रस्टीज सीईओ वगैरह होते हैं जो ऑथोराइज सिग्नेटरीज होते हैं और जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रहे हैं, जिसको हम की फंक्शनरी भी बोलते हैं। तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर देना है, क्योंकि रिलेशन में आपने देखा था ड्रॉप डाउन में वहां पर ऑथोराइज सिग्नेटरी भी लिखा हुआ है। तो अपार्ट फ्रॉम ट्रस्टीज आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी अगर सेपरेट है, सीईओ या इस तरह का कोई डेजिग्नेशन स्टाफ है, तो उसको भी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। Point number 10 to 20 are related to the financial information. But fortunately अगर आपका रिटर्न फिलअप किया हुआ है तो यहाँ पर ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेट होके आएगा यस, और बाकी के सारे 11 to 20 पॉइंट्स ग्रे आउट हो जाएंगे। मतलब आपको कोई इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं करना है, वो आपके रिटर्न से डायरेक्टली आ जाएंगे या वहीं रिटर्न से वो इनकम टैक्स ऑफिसर उसको देख लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यस होना जरूरी है और बाकी सब ग्रे आउट होंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ फिलअप नहीं करना है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है पिछले साल का तो यहाँ पर नो आएगा और आपको सारे फील्ड 11 से लेके 20 तक डालने होंगे, फिल करने होंगे। प्रीवियस ईयर के फिगर्स, कॉर्पस हो गया, डोनेशन हो गया, इनकम के फिगर्स आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 20 में। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैन्युअली फिलअप करनी होगी जब आपने लास्ट ईयर का रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो अगर लास्ट ईयर का रिटर्न फाइल कर दिया है तो सिस्टम में ही डायरेक्टली इस फॉर्म में यस लिखा हुआ आएगा और बाकी ग्रे आउट हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, और आप उसमें कुछ फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो डरिएगा मत, वो इनकम टैक्स ऑफिसर अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद देख लेगा और या खुद देख सकता है वो हमारे पोर्टल से, इसीलिए यहाँ पर फिर से उसको पॉपुलेट करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 21 इज रिलेटेड टू द रिलीजियस एक्टिविटीज। तो अगर आपका रिलीजियस ट्रस्ट है या आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज है तो ही आपको इस फील्ड को फिलअप करना है, अदरवाइज ये ग्रे आउट होगा और इसमें कुछ फिल नहीं करना है। आप देख सकते हैं 21A और B, क्योंकि मैंने चैरिटेबल सिलेक्ट किया था आगे एक्टिविटीज में, तो ये ग्रे आउट हो गया है। अगर आप वहां पर रिलीजियस या रिलीजियस कम चैरिटेबल सिलेक्ट कर रहे हैं तभी जाके ये ओपन होगा और आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांग रहे हैं वो आपको फिल करनी है।
देयर आफ्टर यू नीड टू क्लिक ऑन द वेरिफिकेशन। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पॉपुलेटेड होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेस डालना है और उसके बाद सेव कर लेना है ये फॉर्म। दोस्तों ये आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है, अब आपको प्रीव्यू करना है। यहाँ पर आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक पूरा प्रीव्यू आ जाएगा, आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। माय एडवाइस इज कि आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर ले, एक बार प्रिंट निकाल के सारी इंफॉर्मेशन वन बाय वन पॉइंट चेक कर ले और उसके बाद ही उसको फाइनल सबमिशन करें। बिफोर फाइनल सबमिशन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके पहले आप इंस्ट्रक्शंस देख ले, टोटल MB 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको PDF फॉर्मेट में करने हैं। थर्ड इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली पढ़ लीजिए, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में है, मतलब कि लोकल लैंग्वेज में अदर देन इंग्लिश, तो बेटर यही रहेगा कि आप उसका इंग्लिश नोटराइज ट्रांसलेशन करवाएं और उसके बाद ही अपलोड करें यहाँ पर। चलिए तो देखते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। फर्स्ट नंबर का जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत क्लियरली ये लिखा हुआ है, उस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं जिससे आपका ये ऑर्गेनाइजेशन बना है, मतलब कि जो कंस्टिट्यूट हुआ है, फॉर्म हुआ है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट है तो आपका ट्रस्ट डीड होगा, सोसाइटी है तो सोसाइटी डीड होगा, सेक्शन 8 कंपनी है तो आपका एक MOA बना हुआ होगा, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है सेल्फ सर्टिफाइड। पॉइंट नंबर 2 अप्लीकेबल नहीं होता है ट्रस्ट, सोसाइटी या कंपनीज को। जो अदर एंटिटीज है उनका अगर कोई एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूशन सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करना है। हालांकि माय एडवाइस इज कि आप पॉइंट नंबर 2 में एक नॉर्मल PDF बना ले जिसमें लिखा हो नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि आप वर्ड में एक नॉट एप्लीकेबल लिख के उसको PDF सेव कर ले और उस PDF को यहाँ पर अपलोड करें, क्योंकि सेकेंड नंबर पॉइंट हमें एप्लीकेबल नहीं होता है ट्रस्ट, सोसाइटी और कंपनी को। बट अगर आप उसको ब्लैंक रखेंगे या कुछ भी अपलोड नहीं करेंगे तो आपको फॉर्म फाइल नहीं करने देगा। पॉइंट नंबर 3 में आपको चाहिए आपका रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट, जैसे चैरिटी कमिश्नर हो गया तो उसका सर्टिफिकेट, कई स्टेट में ट्रस्ट या सोसाइटी का सर्टिफिकेट, बाकायदा एक पेज का सर्टिफिकेट दिया जाता है नंबर के साथ। कई ट्रस्ट में सिर्फ ट्रस्ट डीड रजिस्ट्रेशन होता है, तो मेरी एडवाइस यही है कि उसका जो एक पेज रहता है फर्स्ट और लास्ट, जिसमें वो नंबर और रजिस्ट्रार के सिग्नेचरीज वगैरह साइन होते हैं विटनेस वगैरह के, उसको आप सेपरेटली यहाँ पर थर्ड पॉइंट में अपलोड करें। फोर्थ पॉइंट में आपको अपलोड करना है आपका FCRA रजिस्ट्रेशन। फिफ्थ में आपको अपलोड करना है जो आपका पुराना 12A सर्टिफिकेट था उसको अपलोड करना है। और सिक्स्थ पॉइंट में आपको अपलोड करना है लास्ट 3 इयर्स के एनुअल रिपोर्ट। यहाँ पर 2 राय है, कोई बोल रहा है कि सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिटेड रिपोर्ट्स अपलोड करना है, कई लोग बोल रहे हैं कि जो हमारा एनुअल रिपोर्ट्स बनता है फोटोग्राफ्स, एक्टिविटी वगैरह वाला, वो अपलोड करना है। इन माय ओपिनियन यू शुड अपलोड बोथ। तो आप एक PDF बना ले जिसमें 3 साल के आपके फाइनेंशियल्स ऑडिटेड रिपोर्ट्स हो और 3 साल का आपके एक्टिविटी रिपोर्ट्स हो, विच में बी वेरी यूजफुल। और यहाँ पर क्योंकि एनुअल रिपोर्ट्स लिखा है तो दोनों चीज आ सकती है, फाइनेंशियल एंड प्रोग्रामेटिक। तो आप वो 3 साल के लिए दोनों चीजें, फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट और आपके जो एक्टिविटी रिपोर्ट्स है, शॉर्ट कर दे उसको या 2-3 पेज का बना ले और यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में उसको अपलोड करें। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो अगर क्लिक करेंगे तो वो भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। बट बेटर यही रहेगा कि आप ट्रांसलेशन इंग्लिश ऊपर अपलोड करें और वर्नाक्यूलर वाले अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ पर उसको आप अपलोड कर सकते हैं। आफ्टर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू डू फाइनल सबमिट। सबमिट करने से पहले दोस्तों एक बार फिर से आप फॉर्म्स चेक कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। वंस यू सेटिस्फाइड विथ ऑल द इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आप सबमिट क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट क्लिक करेंगे वो आपको
पूछेंगे कि DSC से करना है या EVC से करना है। आप दो तरह से कर सकते हैं। अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स पोर्टल पे, जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी है, तो आप DSC अटैच करके भी ये फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। अगर DSC नहीं है तो आप EVC मतलब कि OTP जनरेट करके भी ये फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म अपलोड करेंगे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, आप उसका प्रिंट निकाल ले, आपको उसको ईमेल में भी रिसीव होगा। तो जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर है या जो फॉर्म फिलअप है उसका रिसीट जनरेट होके आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है, जो आगे यहाँ पर दिखा था जनरल इन्फो में, वहां पर आपको उसका कॉपी मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा, वेरी सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हालांकि कुछ जगह पर आपको सेक्शंस वगैरह लिखने हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। यू कैन आस्क हेल्प ऑफ योर CA ऑडिटर, या आप उनसे ही ये काम करवा सकते हैं। हालांकि इफ यू गिव दिस टास्क टू योर CA टू फिल अप दिस फॉर्म नंबर 10A, प्लीज उनको ये रिक्वेस्ट करिए कि एक बार फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद आपको ड्राफ्ट कॉपी या जो प्रीव्यू वाला फॉर्मेट आपने अभी देखा वो आपको ईमेल कर दे। आप उसको पढ़ ले, एक बार चेक कर ले और उसके बाद ही फाइनल सबमिशन हो। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। हो सके इतना जल्दी इसको फिलअप कर दे और अपलोड कर दे 12A के लिए, AB के लिए एंड 80G के लिए, जितना जल्दी हो सके, ताकि आपका URN जनरेट होकर के आ जाए और लास्ट मोमेंट आपको कोई हड़बड़ी ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके नेटवर्क जो NGOs के उसमें सब शेयर करें, व्हाट्सएप नेटवर्क या जो ग्रुप्स है उसमें शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।